नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एडीटीवी इंडिया के साथ हैं। पंजाब के अमृतसर में एक मंदिर में हैंड ग्रेनेड से हमले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। राजा सांसी इलाके में बाइक से घूम रहे बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाश बाइक छोड़ पुलिस पर फायरिंग करने लगे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश गुरशरिंदर सिंह को ढेर कर दिया। शुक्रवार देर रात अमृतसर के ठाकुर द्वारा मंदिर पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का मामला सामने आया था, जिसमें आईएसआई के लिंक भी की जांच की जा रही है। खडवाला इलाके में स्थित इस मंदिर पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने हैंड ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें मंदिर की दीवार ढह गई थी। पूरी घटना मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा पर कैद हुई थी। पंजाब पुलिस का जो सही रूप है वो देखने में आ रहा है। तो मैं उसको जब पूछा कि आप कैसे फील कर रहे हो, कहता सर मैं बिल्कुल कायम हूँ और मैं जल्दी दोबारा ड्यूटी अपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि जल्दी उनको सेहत याब करे, क्योंकि हमें ऐसे जांबाज ऑफिसर्स का डे टू डे अपनी फील्ड ड्यूटी में बहुत ज़रूरत है। कितने क्रॉस फायरिंग हुई थी? 5 राउंड्स चले हैं मुलजम की तरफ से। एक गुरप्रीत के लगा है, एक अमोलक सिंह जी की टर्बन पे जैसे मैंने पहले बताया, और एक हमारी गाड़ी में पुलिस की। तो एनकाउंटर में पंजाब में जो ये जो व्यक्ति है इसकी मौत हुई है। इसके ऊपर आरोप था कि इस बदमाश ने वहां पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया मंदिर के अंदर। इसमें पंजाब पुलिस के एक ऑफिसर भी घायल हुए हैं। जैसे कि वहां पर उच्च अधिकारी बता रहे थे कि 3 राउंड जो थे वो उनके ऊपर फायरिंग हुई, जिसमें एक अधिकारी को लगी है। एक वहां पे जो एक दूसरे पुलिसकर्मी थे उनकी टर्बन में यानी कि पग में गोली लगी, और उसके बाद एक गोली जो है वो गाड़ी में लगी है। इस पर पंजाब के डीजीपी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। Of measures would be introduced to make the drive more effective ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਏਬਲ ਟਾਰਗੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਸੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਹੈਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਟ ਵਾਸ ਫੈਲਡ ਕਿ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਟਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਾਈਕ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਔਨ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ स्ट्रीट। तो पंजाब में जो नशे के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है, उसको लेकर डीजीपी पंजाब जो अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके के काम वहाँ की पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ आज एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रदर्शन में कई संगठन के लोग शामिल हुए। इसके अलावा कई विपक्षी दल के नेता भी जहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए पहुंचे। प्रदर्शनकारी वक्फ बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों, मज़ारों और कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, ये माहौल बिगाड़ने की बीजेपी की कोशिश है। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं
जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। जब तक कि वक्फ बिल वापस नहीं हो जाएगा हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। पीसफुल प्रदर्शन, संवैधानिक प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा, क्योंकि ये वक्फ संशोधन बिल नहीं है, बल्कि वक्फ तबाही बिल है, वक्फ बर्बादी बिल है। और इसके लिए हम कह चुके हैं कि ये वक्फ बिल नहीं बल्कि सांप का बिल है। ये सांप का बिल है, वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसको सिर्फ मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए ये पूरा खेल किया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि साहब कागज़ लेके आइए हर वक्त। अरे 500 साल पुरानी मस्जिद कौन कागज़ लेके आएगा? केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागज़ मिल जाएगा उसको? कह रहे कागज़ लेके आइए। तो सवाल ये सिर्फ हमसे क्यों मांगा जा रहा है? आप मंदिरों वालों से भी कहिए कागज़ लेकर आओ। अब इस प्रदर्शन में दौरान कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इमरान मसूद ने से बात करी हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बात करते हैं इमरान मसूद, आप कैसे देखते हैं जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए हैं उनके ऊपर कुठाराघात है, उनको बुलडोज करने की तैयारी है। तो उसके लिए सब लोग लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। लेकिन जो कई सारे जो पक्ष की वाली बात कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी वो कह रही है कि मुसलमानों के हित की बात कर रही है, जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनके हित की बात कर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? सिर्फ हवा की बातें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हवा की बातें कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, धरातल पर तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ छीनना चाहते हैं। नहीं, लेकिन वक्फ के नाम पर जो है जिस तरह का बड़े लोग, एक बड़े तबका जो है, कुछ खास लोग जो हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसका ये कह रहे हैं कि सब बेकार की बातें, हम लोग जा रहे हैं, हम सब बेकार की बातें। इस मुद्दे पर वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विरोध करने वालों को जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल। क्या कहेंगे जो प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर? ये प्रदर्शन में मैं पूछना चाहता हूँ क्यों कर रहे हैं? जो हमने रिपोर्ट 428 पेज की दी है, वहाँ सवाल उठा रहे हैं कि साहब डीएम को अख्तियार हो जाएगा। पढ़े तो रिपोर्ट। अगर कोई डिस्प्यूट गवर्नमेंट में होगा, सरकार में होगा, तो डीएम को अख्तियार नहीं दिया है। हमने जो अमेंड किया है उसमें सेक्रेटरी राज्य का होगा या कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा। तो या तो लोगों को जो लाया गया उनको कानून के बारे में भी जानकारी नहीं, उस रिपोर्ट की भी जानकारी नहीं, और लोगों को, देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही, सियासी तकरार हो। और ये विपक्ष के लोग जो जा रहे हैं, जब हमने उनको रिपोर्ट में क्लॉज बाई क्लॉज में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है, सबके डिसेंट नोट हमने लिए हैं। तो यही प्रक्रिया है कि उनका भी डिसेंट नोट है, पूरा एक दस्तावेज रहेगा, और उसके बाद ये कानून यहाँ से बनेगा। अभी कानून भी नहीं बना और इसके बाद भी पूरे देश को शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो उसी तरह जैसे आर्टिकल 370, 35 को समाप्त करने पर हो रहा था, खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज जम्मू कश्मीर वर्ल्ड का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन हो रहा, 3 तलाक पर जिस तरीके से खत्म हुआ देश की महिला। कह रहे हैं कि मुसलमानों के हकूक अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है इसके जरिए। कहीं किसी मुसलमान के हकूक को छीनने का अधिकार नहीं, लेकिन और बेहतर करने की बात है कि उस वक्त का फ़ायदा किसी मुतवल्ली को न मिले, केयर टेकर को न मिले, बल्कि गरीब मुसलमान को मिले। वो यह भी करें कि ज़मीन पर कब्जा करने की बात है, जो वक्फ ज़मीन है उसके जरिए साजिश कर रहे हैं ना। सरकार कोई ज़मीन कब्जा करती है, यही तो गुमराह कर रहे हैं। सरकार आज किसी की है, कल किसी की होगी, तो ये गुमराह कर। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें कागजों पर है, हवा पर है, ज़मीन पर नहीं दिख रहा है, जिसके लिए वो लोग सड़क से लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। 428 पेज की हमारी रिपोर्ट पढ़ लें और सरकार कानून भी लाएगी तो मुझे लगता है देश के लिए बेहतर होगा। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर अब प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। आज पूरे प्रदेश में वीएचपी बजरंग दल ने प्रदर्शन का विरोध जताया। नागपुर और पुणे में दूसरे हिंदू संगठनों ने भी अपना विरोध जताया। वीएचपी ने धमकी दी कि कब्र हटाने में देरी हुई तो उसके कार्यकर्ता कार सेवा करेंगे। इन सबके बीच संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपना बयान दे दिया है। हमारे सहयोगी अभिषेक अवस्थी ने महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय से इस मसले पर बातचीत की। हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय उपाध्याय जी मौजूद है। संजय जी, जिस तरीके से विवाद चल रहा है, अब हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी ये मांग की है कि कब्र हटनी चाहिए, कैसे देखते हैं इसे? और
अगर नहीं हटेगी तो कार सेवा करेंगे, इसकी चेतावनी सरकार को दी गई है। स्वतंत्र भारत में गुलामी की कोई भी निशानी का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, हमारा स्पष्ट मत है। और इसलिए एक एक करके वो सारी निशानियां जो गुलामी की मानसिकता को दर्शाती थी उसको हटाने का शुरुआत हुआ है। और इसके लिए महाराष्ट्र से औरंगजेब की समाधि अगर कल हटने वाली हो तो आज हटे, आज हटने वाले तो अभी हटे, ये हमारा स्पष्ट मत है। देखिए, जो वक्तव्य उन्होंने कहा उस पर तो उनका अपना विचार है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कब्र से ज्यादा जरूरी जो औरंगजेबी सोच है उसको हटाने की है। ये औरंगजेबी सोच, ये चंगेजी सोच, ये तुगलकी सोच, इन सोचों ने इस भारत की पराधीनता की साया से भारत को मुक्त होने नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ भारत एक स्वतंत्र और एक स्वाभिमानी राष्ट्र बन चुका है। अब इस प्रकार की सोच का कोई भी स्थान नहीं है। वहीं औरंगजेब की कब्र विवाद पर महायुति में खींचतान जारी है। एनसीपी अजीत गुट के विधायक अमोल मिडकरी का बयान आया है कि औरंगजेब की कब्र शिवाजी महाराज के शौर्य का प्रतीक है। किसानों का मुद्दा औरंगजेब की कब्र से ज्यादा अहम है। हमारे साथ एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी जी है। अमोल जी, जिस तरीके से विवाद है, पहले बीजेपी के विधायक कहें, शिवसेना के विधायक मांग कर रहे थे, अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है और वहीं कहा है कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो कार सेवा तक करेंगे। ये लोग जो कार सेवा करने वाले लोग हैं, उनको मेरा सवाल ये है कि राहुल सोलापुरकर और प्रशांत कोरटकर ने जब शिवाजी महाराज के माताजी के बारे में गलत शब्द कहे थे तो इन लोगों ने अल्टीमेटम क्यों नहीं दिया? आज औरंगजेब की कब्र हटाने का अल्टीमेटम दे रहे हो। मेरा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में किसान खुदकुशी कर रहा है। महाराष्ट्र के किसान जो प्याज उत्पादक किसान हैं, जो कपास उगाते हैं, जो धान उगाते हैं, जो फसल उगाते हैं, उनके मसले अब सीसीआई की खरीदी बंद है। इसके बारे में आवाज़ उठाओ। औरंगजेब की कब्र मराठा शौर्य साम्राज्य, जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद जिस संभाजी राजा ने संघर्ष दिया और उसके बाद जो तारारानी ने संघर्ष किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई 1707 में, उसको वहाँ पे दफनाया गया। और खुद देवेंद्र जी ने कहा है ये कि वो पुरातत्व विभाग के अंडर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो इस तरीके से हटाई नहीं जाती। मेरा कहना है कि ये आंदोलन करने वाले लोग जो चाहते हैं कि वहाँ पे आंदोलन हो, वो प्रशांत कोरटकर और राहुल सोलापुर के वक्त खामोश क्यों थे? वही विपक्ष कह रहा है कि वो शौर्य का प्रतीक है, उसे वहाँ रखना चाहिए। इतिहास हमें आने वाले पीढ़ी को बताना है। ऐसे में कैसे दिखते हैं इसे? नहीं, इस बात से सहमत होना पड़ेगा, इस बात से कि वो जो प्रतीक है वो प्रतीक शौर्य का प्रतीक है। यानी शौर्य, हमारे महापुरुषों ने जो शौर्य वहाँ दिखाया उसकी कब्र यानी प्रतीक बताया। तो विपक्ष का कुछ तो ये करना चाहिए। बराबर बोले विपक्ष वाले। वहीं चुनावों के मामले में सदा चुस्ती और फुर्ती से के साथ काम करने वाली बीजेपी अपने अध्यक्ष के चुनाव में थोड़ी सुस्त दिखाई पड़ रही है। ये माना जा रहा है बीजेपी मार्च की शुरुआत में अपना नए अध्यक्ष का ऐलान कर देगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई अनाउंसमेंट दिखा नहीं। बीजेपी के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष के चुनाव के लिए ज़रूरी है कि देश के आधे या कम से कम 18 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाए। बीजेपी को उम्मीद थी कि 15 मार्च तक राज्यों में अध्यक्ष का चयन जो है वो पूरा हो जाएगा। ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकने की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हो रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय और राज्य के अध्यक्षों के चुने जाने के लिए आम सहमति की परंपरा रही है। इस बीच खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 30 मार्च को नागपुर जा रहे हैं, जहां वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मन साझा करेंगे। इसके बाद संघ मुख्यालय भी जा सकते हैं। इस बीच आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की बैठक भी बेंगलुरु में होने जा रही है। तो बीजेपी में अध्यक्ष पद की जो रेस है उसमें अभी भी असमंजस बना हुआ है। कौन अध्यक्ष नए बनेंगे? जेपी नड्डा जो अब मंत्री भी हैं, अध्यक्ष पद पर भी आसीन हैं, उनको क्या कार्यकाल कब तक चलेगा, इस पर एक बड़ा सवाल है। अब प्रधानमंत्री और आरएसएस का जब कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो क्या कोई बड़ी वहां से मंत्रणा निकलेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही शायद तय हो पाएगा कि आगे का बीजेपी के लिए कम से कम अध्यक्ष पद के लिए रास्ता क्या है।
बड़ा सवाल अभी भी यही बन के उभरा है कि बीजेपी में अध्यक्ष के पद के चुनाव कब होंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी में संगठन को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो असमंजस है वो अभी बरकरार है। अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हो पाई है कि बीजेपी का अगले अध्यक्ष कब तक बीजेपी को मिलेगा। अक्सर आम सहमति से अध्यक्ष पद पर सहमत होने वाली भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त क्या मंथन चल रहा है, इस पर हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, क्या पेंच फंसा हुआ है या जेपी नड्डा जी का कार्यकाल अभी कब तक और चलने वाला है, इस पर असमंजस बना हुआ है? बिल्कुल, वैसे अगर कार्यकाल की बात करें अंकित, तो जनवरी जो पिछले साल था तभी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। लेकिन चूंकि पिछले साल लोकसभा चुनाव होना था इसलिए उन्हें एक्सटेंशन दिया गया और इसमें उम्मीद ये की गई थी कि दिसंबर अंत तक या जनवरी की शुरुआत में बीजेपी के संगठन चुनाव होंगे जिसमें कि नए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होना था, इस लिहाज से इसको थोड़ा टाला गया। और साथ ही दूसरा, बीजेपी का अपना जो संविधान है वो साफ तौर पर यह कहता है कि कम से कम 50% राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। इस मामले में अभी ये हुआ कि 50% राज्यों में चुनाव नहीं हुए हैं। खासतौर से अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पर चुनाव अभी नहीं हुए हैं, वहाँ पर हाल ही में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में जब तक 50% राज्यों के चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक संगठन चुनाव नहीं हो सकता और माना जा रहा है कि इसमें अभी कुछ समय और लग सकता है। चलिए, तो कुछ और इंतजार अभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो बड़े फेरबदल हैं, अध्यक्ष कौन होगा, उसके लिए करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेताजी और उनकी लात यानी कि उनका ही आशीर्वाद। तेंदुखेड़ा के नगरपालिका अध्यक्ष की लात एक बार फिर से चर्चा में। एक शख्स को पैरों से मारने के विवाद के बीच विष्णु शर्मा ने दोबारा उसी व्यक्ति को लात मारी और उसे आशीर्वाद बताया गया। आप ज़रा तस्वीरें देखिए जहां पे मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा की ये तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त वायरल हैं और बात जो है इस लात कता की कैसे राजनीतिक हो गई है, ज़रा वो भी देखिए। होली का उत्सव मन रहा है। नेताजी साक्षात विद्यमान हैं, पब्लिक को अपनी मौजूदगी से कृतार्थ कर रहे हैं। एक शख्स आता है, चरणों में झुकता है, नेताजी उसे लात वाला आशीर्वाद देते हैं। लात खाकर, माफ कीजिएगा, आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ जाता है। आशीर्वाद में लात देने वाले जनाब विष्णु शर्मा हैं, तेंदुखेड़ा के नगरपालिका अध्यक्ष हैं। जाहिर है ताकत से भरपूर हैं, लिहाजा नियमों संस्कारों से दूर हैं। रही बात लात खाने वाले की, तो वो या तो आकंठ भक्ति में लीन है या कुछ पाने की आसक्ति में अंतरात्मा से क्षीण है या फिर किसी गहरे घाव को दबाए मान अपमान से परे विरक्ति में गमगीन है। वो जो भी है उसका नाम वैसे तो रजन अग्रवाल है, लेकिन वो हमारे बीच मौजूद एक बड़े वर्ग की नुमाइंदगी कर रहा किरदार है, बेचारगी का पर्याय है। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले होली पर घटित इस लात कथा का बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही विष्णु शर्मा जी सड़क पर एक शख्स को लात मारते हुए कैमरे में कैद हो गए। कांग्रेसियों को मसाला मिल गया, पत्रकारों को मुद्दा और नेताजी को लगा सवालों का जोर का झटका। इसी के जवाब में सीन रिक्रिएट किया गया। होली पर वही रजन महफिल में बुलाया गया, माफ कीजिए स्वतः आया, लात खाया और आगे बढ़ गया। फिर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया गया कि ये ओल्ड नॉर्मल है। नेताजी तो ऐसे ही हैं, उनके चाहने वाले भी वैसे ही हैं और दोनों जैसे हैं वो वैसे ही अच्छे हैं। बहरहाल अब लात कथा का महिमा मंडन करने वाले उदित शर्मा जी की शान में दो शब्द। वीडियो पोस्ट करते हुए उदित साहब कांग्रेसियों के साथ साथ पत्रकारों को चेताते हैं, लात को आशीर्वाद बताते हैं, हैप्पी होली कहकर चिढ़ाते हैं, राजनीति का नायाब नमूना पेश करते हैं। उदित जी मंडल अध्यक्ष हैं, ऊपर से विष्णु जी के भतीजे हैं। जाहिर है ये भी सत्ता की डबल इंजन वाली ताकत से परिपूर्ण है।
हमारा इरादा रज्जन की तौहीन का नहीं है। रज्जन को शर्मिंदा होने की भी जरूरत नहीं है। वो राजनेता हैं, सांसारिक बंधनों से परे हैं। उनकी लात को आशीर्वाद मानना हमारा कर्तव्य है। जनता को लात अक्सर लगती है, लेकिन कई बार दिख जाती है, जैसे रज्जन के केस में हुआ। लेकिन बहुत बार अनदिखी अनसुनी रह जाती है, पर महसूस हर बार होती है। ईश्वर हमें बुला देने की शक्ति भी देता है। आखिर में हम तो यही कहेंगे, रज्जन अपनी किस्मत पर मत रोना। हम भी रज्जन, तू भी रज्जन। नेताजी कुछ भी कर दें, वो परम सज्जन। जबलपुर से संजीव चौधरी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। अब होली पर नेताजी का लात वाला आशीर्वाद उन्होंने दिया, तो इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने लात वाले नेताजी के बहाने बीजेपी की जमकर क्लास लगाई है। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में नेताजी ने होली पर लात वाला आशीर्वाद दिया और अब सियासत में प्रतिक्रियाओं का रंग उड़ रहा है। कांग्रेस को लात से अपमान नजर आया, बीजेपी को प्रेम। जनता का दर्द वैसे भी सुनता कौन है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में चूर हैं। जनता ने यदि इसी तरह इनको लात मारना शुरू कर दिया तो ये कहीं के न बचेंगे। ये सत्ता के नशे में चूर लोग, सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से कार्रवाई होना चाहिए और इसका संदेश पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता सचिन यादव ने कहा, ये सत्ता का नशा है। कविता पांडे ने इसे सत्ता की बेशर्मी बताया। पूरी सरकार जो है सत्ता के घमंड में इतनी मगरूर हो चुकी है कि आम जनता को ये कुछ नहीं समझ रही है और ये ऊपर से लेकर इनके मंत्रियों से लेकर के ये नीचे धरातल तक की ये स्थिति हो चुकी है। गरीब आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने की बात अगर हो, जनता भीख मांग रही है, ये वाली वक्तव्य देने की बात हो। अब आज एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लात मार करके लोगों को आशीर्वाद देने का काम कर रहा है और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो एक जो मर्यादाएं हैं मर्यादाओं को लांघ चुकी हैं और बेशर्मी की जो हदें हैं वो बेशर्मियों की हदें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार कर दी है। इससे भाजपा और उस पार्टी के और उनके नेताओं का चरित्र उजागर हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम लात मारते हैं और ये हमारा आशीर्वाद है। तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के लिए मदान हैं इनके नेता, और जनता ने यदि इसी तरह इनको लात मारना शुरू कर दिया तो ये कहीं के न बचेंगे। बड़े बेशरम लोग हैं जो गरीब गुरबा होली में अबीर गुलाल लगाने आई है, मिलाने आई है और उसको लात मार रहे हैं। बेशर्मी की और नीचता की ये पराकाष्ठा है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। अब आते हैं बीजेपी के जवाब पर। नेताजी के भतीजे का पोस्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसके मायने यही हैं, ये लात नहीं प्रेम का प्रतीक है। नेताजी के स्टाइल को गलत मत समझिए, उनका स्नेह दर्शाने का तरीका है। उदित शर्मा जी ने वीडियो पोस्ट कर लात कथा को गौरव गाथा बना दिया, पत्रकारों को चेताया और लिखा कि ये प्यार की ठोकर है। वैसे ठोकर तो किस्मत की भी लगती है, लेकिन नेताजी की ठोकर कैमरे में कैद हो गई तो जिला स्तर पर तो पार्टी की प्रतिक्रिया आई, लेकिन राज्य स्तर पर नेताओं को वीडियो ही नहीं दिखा। अब बताएं, नेताजी स्नेह भरा वीडियो भी नहीं देख पाते। आप लोगों के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है और उस वीडियो को मैंने हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया है। और उदित शर्मा जो कि हमारे युवा मोर्चा के तेंदुखेड़ा मंडल चांवरपाठा के मंडल के अध्यक्ष हैं, उनने वो वीडियो शायद फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। तो निश्चित रूप से यदि ये वीडियो सही है तो निश्चित रूप से एक अमानवीय कृत्य है। उनका भी हम पक्ष जानेंगे कि उनने किस मंशा से ऐसा कार्य किया है। और ये सारे घटनाक्रम को मैंने प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं, माननीय संगठन महामंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के हमारे संगठन के प्रभारी हैं, उन तक ये बात पहुंचाई है। और जैसे भी उनके दिशा निर्देश होंगे
तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो नरसिंहपुर जिले के एक जो अध्यक्ष है उनने एक जो बुजुर्ग उनके लात मारी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आशीर्वाद के स्वरूप बीजेपी की लात मार रही है? एक जो रोड पर खड़ा था उसको वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर टेक किया है बीजेपी के लोगों ने, उस पर टेक किया है। उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद स्वरूप है वो, तो क्या लात मारना आशीर्वाद स्वरूप है? जो ये सत्ता के नशे में चूर लोग, सत्ता इनके सर पे चढ़ के बोल रही है। हाल ही में मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया, जो समस्या के कागज मिले तो कहता है कि ये जनता भिखारी हो गई है, सरकार से भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं आता। एक विष्णु बाबू लात मार के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये अहंकार के मद में इतने, सत्ता के मद में इतने चूर हो चुके हैं कि भला बुरा कुछ इनको सूझ नहीं रहा है। कभी कभी सत्ता के प्रेम की भाषा आम जनता की समझ से परे होती है। जो दिखता है वो लात है, जो बताया जाता है वो आशीर्वाद। जनता को जो लगे, नेताजी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रहे, अगली बार नेताजी अगर प्रेम करें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि आशीर्वाद लात से आता है। राजनीति का ये लात अध्याय सिखाता है, जो खाए वो भक्त, जो ना खाए वो विपक्ष, और जो मारे वो नेता। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। भरतपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां 10 रुपए के लिए 2 बहनों की पिटाई कर दी गई। पूरा मामला चिकसाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव पीपला का ये बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दोनों बहनें खेत में मजदूरी के लिए गई थी। मजदूरी के बाद उन्हें खेत में फैली सरसों इकट्ठे कर 40 रुपए में उन्होंने बेची, जिसके बाद खेत मालिक का भतीजा दोनों बहनों से रुपए का बंटवारा करने की मांग करने लगा। जब दोनों बहनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो युवक ने अपने परिवार के लोगों को बुलाकर उनकी पिटाई कर दी। पीड़ितों के पिता का कहना है कि वो शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो शिकायत दर्ज नहीं हुई। हालांकि थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ितों ने कोई शिकायत दी ही नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें कम से कम थाना प्रभारी को देखनी चाहिए। ये कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। तो ज़रा तस्वीरें आप ये देखिए किस तरीके से इस सामने आ रही हैं, और इसमें 10 रुपए के चक्कर में इतनी मार पिटाई झेलनी पड़ी है। बाल विवाह एक ऐसा संकट है जिसे बचपन नष्ट हो जाता है। इस अपराध से लड़ने के लिए राज्य सरकारें कई हितधारकों के जवाबदेही तय करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही हैं। इसमें बाल विवाह को होने से रोका जा सकता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक कदम उठाया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सामुदायिक नेताओं और यहां तक कि शादी का कार्ड छापने वालों तक विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई और जिम्मेदारी अनिवार्य करके बाल विवाह पर नकेल कसी जाने की कोशिश की जा रही है। पिछले महीने जारी किए गए निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में बाल विवाह से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि राज्य से लेकर जिले और गांव तक हर स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य है और ऐसा न करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। बाल विवाह रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने के अलावा सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ियों को भी परिवारों से संपर्क करने और उन्हें सलाह देने के साथ साथ जागरूकता के माध्यम से लोगों की मानसिकता बदलने के लिए समझाया गया है। आदेश में राज्य के हलवाइयों, पंडितों, टेंट हाउस, बैंड वालों, केटरर्स, ट्रांसपोर्टरों, यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस वालों को भी बाल विवाह रूपी अपराध होने और इसके लिए कानून और सजा के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। तो हाल ही में जो आदेश जारी हुए हैं उनमें एक तो सरपंच हैं, उनकी भूमिका को निर्धारित किया है, या जो बाल विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं उनको भी हमने जिम्मेदार माना है। और इसके अतिरिक्त जो निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं उनमें हमने ये बाध्य किया है कि उन पर वर और वधू की जन्म दिनांक भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाए।
ये निर्देश जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की एक याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट के मई 2024 के आदेश के लगभग 1 साल बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि पंचायतों और ग्राम प्रधानों को अपने गांव में किसी भी बाल विवाह के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पिछले नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 24 उम्र की लगभग 28% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले की गई, यानी कि हर 4 में से एक बेटी का बचपन उससे छीन लिया गया। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि हम राज्य में बाल विवाहों पे पूर्ण प्रतिबंध लगा सकें। अभी चूंकि हमने प्रारंभिक तौर पर बाल विवाह प्रत्यक्ष अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि वो नियमित रूप से क्षेत्र में जाकर के ऐसे हॉटस्पॉट को चिन्हित करेंगे और वहाँ समझाइश के माध्यम से या कानूनी कार्यवाही के माध्यम से इन बाल विवाहों को रोकने का प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल अपराधियों में कानून का डर पैदा करना है, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि उन लोगों में कानून के प्रति सम्मान पैदा किया जाए जो सत्ता में है और इस अपराध को रोकने की ताकत रखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए इस तरह के महत्वपूर्ण निर्देश बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दोहरे दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हैं, कानूनी प्रणालियों को मजबूत करते हैं और समुदायों के बीच व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिससे कि ये लड़ाई बाल विवाह को समाप्त करने के आवश्यक लक्ष्य तक पहुंचती है।